हे गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अंश 5G अकेडमी में। हाउ आर यू? आई होप आप सभी फाइन होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की यह जो वीडियो है हमारी, यह डे 3 मीन्स केमिस्ट्री बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के का डे 3 है। आज यह तीसरा दिन है। आज हम तीसरे दिन में बात करने वाले हैं, तो जाइएगा मत, क्योंकि आज की जो है वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम बहुत ही मजेदार टॉपिक्स को बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। तो साथियों, हम आ चुके हैं अपने डे 3 के वीडियो में। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। साथियों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि द्रव्य की जो हमने पिछली वीडियो में वर्गीकृत किया था, मीन्स द्रव्य को 3 अवस्थाएं होती हैं। वो फिजिकल स्टेट थी, द्रव्य की अवस्थाएं थी, वो स्टेट ऑफ मैटर था। मीन्स ठोस, द्रव और जो गैस था वह स्टेट ऑफ द मैटर था। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, मीन्स देखिए स्टेट ऑफ द मैटर मतलब द्रव्य कितने प्रकार की हो सकती हैं, वहां पर हम वो पढ़ रहे थे। और यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं कि द्रव्यों के अंदर, द्रव्यों में जो गुण विद्यमान होते हैं, द्रव्यों का कार्य क्या होता है, क्लासिफिकेशन मीन्स द्रव्यों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो द्रव्यों के वर्गीकरण को हम सिर्फ द्रव्य को निम्नलिखित 2 रूपों में बांटते हैं, समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ। ये दोनों पदार्थ आखिर क्या होते हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। पहला एक सॉल्वेंट मैटर और दूसरा नॉन सॉल्वेंट मैटर। देखिए, समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ आखिर होते क्या है, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, वह पदार्थ जो जल में अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं, मीन्स उनको यदि जल में मिला दिया जाए तो वह फिर दिखाई नहीं पड़ेंगे, वह पदार्थ समांगी पदार्थ कहलाते हैं। और वह पदार्थ जिनको जल में मिलाया जाए तो वो अपना अस्तित्व ना खत्म करें, मतलब वो जल में मतलब विद्यमान रहें और हम उनको आसानी से देख सकें कि हमने यदि रेत मिलाया था तो रेत वहाँ लान है। जैसे कि हम आप एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अगर हम पानी में चीनी और नींबू का घोल मिला दें तो वह शरबत बन जाएगा, सिरप बन जाएगा। तो चीनी और नींबू पानी में से अलान नहीं होता है, वह उसमें पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, विलय हो जाता है। इसको कहते हैं विलय हो जाना। तो वही जो है, तो चीनी और नींबू जो होगा वह समांगी पदार्थ होगा। लेकिन उसी पानी में यदि हम रेत मिला दें, बालू मिला दें, तो बालू अलान रहेगा, वो अलग रहेगा पानी से, उसको हम विषमांगी पदार्थ कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विलय ना हो, मतलब पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व ना खत्म करें, वह तो समांगी पदार्थ हो जाते हैं। और वह पदार्थ जो जलीय विलयन में अपना अस्तित्व पूर्ण रूप से ना खत्म करें, वह विषमांगी हो जाते हैं। मतलब जो खत्म कर दे वह समांगी, जो ना खत्म करे वह विषमांगी होते हैं। अब हम इनके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे बालू और पानी का जो मिश्रण है, जो उसको मिलाया गया है, मतलब एक मिलाना, जब बालू और पानी को एक में कर दिया गया तो उसको मिलाना कहेंगे। तो उसको जो मिलाया गया है वो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मीन्स अब मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आगे करेंगे, विधिवत बात करेंगे। तो विषमांगी मिश्रण इसका यही निपटारा कर देते हैं, चूंकि और किसी प्रकार का नहीं होता है विषमांगी पदार्थ। तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जो मतलब पूर्ण रूप से एक दूसरे में विलय ना हो, जैसे बालू और पानी एक दूसरे में विलय नहीं हो रहा, वो अलग अलग ही रहेगा। चाहे उसको जितना भी घोटा जाए, घोला जाए, वो अलग अलग ही रहेगा, वो एक में विलय नहीं होगा, एक में नहीं मिलेगा, तो वह विषमांगी मिश्रण हो जाता है। अब इधर देखिए, समांगी पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा विलयन। एक शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा विलयन होता है। अब शुद्ध पदार्थ और विलयन क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। शुद्ध पदार्थ और विलयन से आगे की वहां से जितनी बातें हैं वो हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि वह ब्लैक बोर्ड काफी भर गया था, समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए हम इसको अलग कर लिए हैं। वहां तक बाकी पीछे की जितने भी चीज इसके ऊपर के थे वो आप लोग समझ चुके हैं, उसके आगे की जितनी भी बातें हैं वो हम यहाँ समझा रहे हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ तथा विलयन क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनको हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा उनके अवयवों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, मतलब जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ तो सकते हैं, तोड़ना अलग बात है, लेकिन उनके अवयवों में विभाजित करना उनको, ये दूसरी बात है। तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनको हम उनके अवयवों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब विलयन
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही सिर्फ विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उन्हें समांगी पदार्थ, जो पूर्ण रूप से ना घुले उसे विषमांगी पदार्थ, जैसे चीनी बालू और पानी, और चीनी पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण, पानी और बालू का मिश्रण विषमांगी मिश्रण हो जाता है। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो मिश्रण हो जाता है। मिश्रण के बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का सिर्फ समांगी मिश्रण विलयन कहलाएगा। और शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनको हम उनके अवयवों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप ये दोनों बात समझ चुके होंगे। तो अब आगे की बात, तत्व तथा यौगिक क्या होते हैं? देखिए, तत्व और यौगिक क्या होते हैं? तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मीन्स उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे, दूसरे प्रकार के परमाणु का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होंगे, उसमें ना ही होंगे, तो वह तत्व कहलाता है। तत्व का एग्जांपल हम देते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, H, ऑक्सीजन हो गया। तत्वों के बारे में हम विशेष अध्ययन आवर्त सारणी में करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तत्वों का आवर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, तत्व किस प्रकार आवर्त सारणी में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सारी बातें, जितनी भी बातें हैं वह सब हम आवर्त सारणी एक स्पेशल वीडियो बनाकर उसमें करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ तत्व क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। अब यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो हमें प्राप्त होता है, जो मिश्रण प्राप्त होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को 2:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो H2O प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा जल हो जाएगा। जल एक यौगिक है, तत्व नहीं है। देखिए, फिर तत्व और यौगिक, आई होप आप समझ चुके हैं कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु तथा उपधातु। मेटल, नॉन मेटल तथा, अब इसको क्या कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में नहीं पता है। फिर देखिए, मेटल, नॉन मेटल तथा उपधातु कुछ कहेंगे, उससे क्या मतलब है। तो धातु और धातु, दोनों धातु के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते ही होते हैं। तो यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब ऋणावेश निकल गया, और चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहती है, यानी कि धनावेश और ऋणावेश की संख्या किसी पदार्थ में बराबर रहेगी। तो यदि उसमें से ऋणावेश निकल जाएगा तो धनावेश तुरंत ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब धनावेश ज्यादा हो गया तो उससे वह धनायन तुरंत हो जाएगा, मतलब धनायन, तो देखिए वह धनायन हो जाएगा। और यदि प्रोटॉन निकल गए, यदि इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए तो एक ऋणावेश ज्यादा हो गया, और अगर ऋणावेश ज्यादा हो गया तो वह तुरंत ऋणायन बन गया। अब देखिए, इसको यहाँ बात करते हैं। धातु वह तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रबल हो जाएगा, धन आवेश प्रबल हो जाएगा, और जब धन आवेश प्रबल हो गया तो वह तत्व धनायन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल से देखिए, हाइड्रोजन जो है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया तो इसको क्या आ गया, H+ ये बन गया। इसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। तो आयन क्या होते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर लेता है तो वह आयन बन जाता है। तो आयन के बारे में। अब धनायन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो धनायन हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया तो वह ऋणायन बन जाता है। अब देखिए, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बन जाता है, तो उसे हम धातु कहते हैं। धातु क्या होते हैं, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। अब अधातु इसका उल्टा, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। आज जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उनमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो वो ऋणायन बन जाएंगे। तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे देखिए, Cl है, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये हो गया Cl-, तो यहाँ पर ऋणायन बन गया, यहाँ ये धनायन बन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। उपधातु क्या होते हैं,
वह सभी तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उन्हें हम उपधातु कहते हैं। उपधातु जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये उपधातु हो जाते हैं। इनके बारे में हम आवर्त सारणी में और अधिक गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए हमने अभी के ऊपर क्या क्या पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य के वर्गीकरण में हमने दो चीजें जानी, समांगी पदार्थ क्या होते हैं, विषमांगी पदार्थ क्या होते हैं। समांगी पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनका जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, उन्हें समांगी पदार्थ, जैसे चीनी, पानी। विषमांगी पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विलय नहीं होते हैं, जैसे बालू और पानी का मिश्रण। अब आगे की विषमांगी मिश्रण, उसी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण तथा इस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है। उसके आगे की जितनी बात थी जो समांगी पदार्थ थे, समांगी वो दो प्रकार के होते थे, शुद्ध पदार्थ और विलयन। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वह पदार्थ जिनको किसी भी भौतिक विधि द्वारा उनके अवयवी कणों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। विलयन क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। अब मिश्रण क्या होता है इसके बारे में आगे बात करते हैं। तत्व क्या होते हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने यौगिक को समान तत्व जो होते हैं वह समान प्रकार के परमाणुओं से ही मिलकर सिर्फ बनते हैं। यानी कि तत्व वह पदार्थ होता है, वह शुद्ध पदार्थ होता है जो सिर्फ समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता तथा जिसको उसके अवयवी कण में विभाजित नहीं किया। ये तो शुद्ध पदार्थ को नहीं किया जा सकता, तो तत्व यौगिक को दोनों को नहीं किया जा सकता है। तो तत्व जो होंगे उन्हें मतलब समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होंगे, और यौगिक जो होगा वो तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से तत्वों का यौगिक का निर्माण हो जाता है। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। अब आगे धातु धातुएं वह तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, धातुएं कहलाती हैं। अधातुएं वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। उपधातुएं वह तत्व होते हैं जो जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों का गुण पाया जाता है, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। अब इनमें हम धातु तथा उपधातु के बारे में विशेष बात कर लेते हैं, कुछ इनके गुण तथा अवगुण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए धातु जो होते हैं, जैसे धातु लोहा हो गया, अधातु लकड़ी और उपधातु आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके बारे में। धातुओं को आपस में जब लड़ाया जाता है तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न, जैसे लोहे को लोहे में लड़ाइए तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को हम टंकार ध्वनि कहते हैं। उस ध्वनि को क्या कहते हैं, टंकार ध्वनि कहते हैं। जबकि लकड़ी को लकड़ी में लड़ाएंगे तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन धातु को धातु में जब लड़ाएंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को हम टंकार ध्वनि कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु का बताते जा रहे हैं, धातु आप उसका उल्टा समझ लीजिएगा। सोना है, चांदी है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। अब अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती है। अब फिर आगे धातु जो होते हैं वो हमारे अपारदर्शी होते हैं, जैसे धातु को आँख के अगर आगे लगा लिया जाए तो धातु के उस पार नहीं देखा जा सकता है, लेकिन जो अधातुएं हमारी हैं वो पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी तीनों होती हैं। अब धातुएं जो होती हैं, धातुओं में अधातु वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। अधातु वर्धनीयता क्या है और तन्यता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब किसी भी धातु को पीट कर उसकी चद्दर बनाने की, जब किसी भी धातु, जैसे लोहे को हथौड़े से पीट दिया जाए तो एक चद्दर के रूप में बन जाएगा, तो जो उसके चद्दर के रूप में बनने का जो प्रोसेस है यही जो है अधातु वर्धनीयता है। मतलब किसी भी धातु को पीट कर चादर बनाने की प्रक्रिया को अधातु वर्धनीयता कहते हैं, तथा किसी भी धातु को खींच कर तार नुमा बनाने की प्रक्रिया को हम तन्यता कहते हैं। तो धातुएं जो होगी वो अधातु वर्धनीयता तथा तन्यता दोनों का गुण प्रदर्शित करती है, जबकि ये अधातुएं जो होगी वो अधातु वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण नहीं प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए धातुएं जो होंगी वो मरकरी यानी कि पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अधातुएं जो होंगी वो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अब धातुएं जैसे अधातु वर्धनीयता, तन्यता आप लोग समझ चुके हैं कि क्या है। धातुओं को पीट कर चादर बनाने की प्रक्रिया को अधातु वर्धनीयता तथा धातुओं को खींच कर तार बनाने की प्रक्रिया को तन्यता का गुण कहते हैं। तो आई होप आप सभी ये सारी बातें समझ चुके होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन की अगले टॉपिक। साथियों अब जो हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है मिश्रण, मिक्सचर तथा कोलाइड क्या होते हैं। देखिए मिश्रण के बारे में बात कर लेते हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर होता है। मिश्रण क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, जैसे माटी ले लिया जाए, थोड़ा थोड़ा बालू ले लिया जाए, थोड़ा लोहे की छीलन वगैरह ले लिया जाए, इसको आपस में मिला दिया जाए, ये मिश्रण हो गया।
ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। लेकिन यौगिक को एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ता है, जब एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तभी हमारा एक यौगिक बनता है। अब मिश्रण को अलग पृथक्करण की कई विधियां हैं, मिश्रण के पृथक्करण की कई विधियां, जैसे निथारना, छानना, ऊर्ध्वपातन और गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारी बातें हम डिक्लेयर करने वाले हैं कि धातुओं का मतलब मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका डिस्कशन किस प्रकार से किया जाएगा। इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। तो पदार्थ की एक और अवस्था होती है जिसे हम कोलाइड अवस्था कहते हैं। सन 1861 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने क्या किया कि पदार्थों को विस्तृत होने के क्रम में, मतलब विस्तृत होना मतलब छानना मान लेते हैं, चाय को छाना नहीं जाता छन्नी से, तो एक परचमेंट पेपर ले लिया, परचमेंट पेपर पर मिश्रण को मतलब दो पदार्थों के मिश्रण को डाला, तो क्या देखा उन्होंने, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे थे जो उस पार्चमेंट पेपर से छनकर नीचे जा रहे थे, विस्तृत हो जा रहे थे। तो उन्होंने उसे क्रिस्टलाभ की संज्ञा दी। क्या कहा उन्होंने, उसे क्रिस्टलाभ कहा। और कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनको जब उन्होंने डाला तो वह उनके आंशिक मात्रा यानी कुछ मात्रा ही नीचे छनकर जा सकी, शेष मात्रा उसके ऊपर ही रह गई, जिससे गोंद वगैरह हुए। तो उन्होंने उसे कोलाइड की अवस्था दी कि यह कोलाइड है। तो कोलाइड और क्रिस्टलाभ क्या, फिर से एक बार, जो पदार्थ छनकर नीचे चले गए उसे थॉमस ग्राहम ने क्रिस्टलाभ कहा, और जो पदार्थ पार्चमेंट पेपर पर छने नहीं ऊपर ही रह गए तो उसे उन्होंने कोलाइड कहा। तो कोलाइड क्या होते हैं, फिर आधुनिक अवधारणा के अनुसार कोलाइड को 3 अवस्थाओं में, एक वास्तविक विलयन, निलंबन तथा कोलाइड विलयन, इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पदार्थ होगा, थॉमस ग्राहम ने क्या किया कि सन 1861 ईस्वी में पदार्थ को पार्चमेंट पेपर से मतलब आर पार छाना उसे। तो क्या उन्होंने क्या निष्कर्ष पाया कि जो छन गए उन्होंने उसको क्रिस्टलाभ कहा और जो ना छने उसे कोलाइडी कहा। पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं आधुनिक धारणा के अनुसार पदार्थ को उनके कणों के साइज के आधार पर, उनके साइज के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया। देखिए, पहला जो उन्होंने कहा वह होता है निलंबन, दूसरा कोलाइडी तथा चौथा वास्तविक विलयन क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, निलंबन हमारा क्या होता है, निलंबन हमारा वह विलयन होता है जिनके कणों का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर, मतलब जिसके कणों का जो व्यास होता है, व्यास क्या होता है, गोले के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। तो देखिए, जिनके कणों का व्यास जो होगा 10⁻⁴ मीटर, 4 मीटर तक होगा, उन्हें हम निलंबन कहेंगे। अब देखिए, कोलाइडी जो होगा, सेंटीमीटर होता है शायद, कोलाइडी जो होगा जिनके कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ के मध्य होगा, उन्हें हम कोलाइडी विलयन कहेंगे। अब देखिए, निलंबन को तो नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन कोलाइडी विलयन को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं, अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, और अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखा जा सकता है। गोंद वगैरह के जो कण होंगे उसे इसी की सहायता से देखा जाएगा। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होता है। तीसरा जो हमारा होता है वास्तविक विलयन होता है, जिसके कणों का आकार 10⁻⁷ से भी कम होता है, जिनके कणों का आकार 10⁻⁷ से भी कम हो, मतलब कणों का व्यास इससे कम हो, उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। और इसे नग्न आंखों से अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है, इसे हम अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कोलाइडी विलयन के गुण के बारे में कि इनके क्या क्या गुण होते हैं, किस प्रकार ये गुण प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में। गुण मीन्स कोलाइडी विलयनों के गुण क्या क्या होते हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कोलाइडी विलयन में 2 भिन्न भिन्न प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसा हम कोलाइडी विलयन के कणों का आकार जानते हैं 10⁻⁴ से 10⁻⁷ तक इनके कणों का आकार होता है। अब इनमें 2 भिन्न भिन्न प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, 2 भिन्न भिन्न प्रवस्थाओं से मिलकर कोलाइडी विलयन बना होता है। देखिए, जो दिखाई मान होगा, जिसे दिखाई मान जो होता है उसे प्रक्षिप्त प्रवस्था उसे परिक्षेपण माध्यम तथा जो अदृश्य होता है उसे प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। जैसे देखिए, अब वहां पर हम नहीं लेकर चलते हैं, जैसे
पनीर ले लीजिए, तो पनीर में क्या होता है कि जो वो होता है व्हाइट जो उसमें क्रीम होती है वह दिखाईमान होती है, लेकिन उसमें बीच बीच में पानी भी होते हैं। तो उसमें जो उसकी जो परिक्षेपण माध्यम जो हुआ तो वह उसकी क्रीम हुई, उसके क्रीम जो उसको परिक्षेपण माध्यम कहेंगे, और उसके परिक्षिप्त प्रवस्था जो होगी वह उसकी जो है पानी हो जाएंगे। मतलब जो दिखाईमान रहेगा, जिसमें विलय रहेगा, जैसे पानी और चीनी का घोल ले लीजिए, तो इसमें पानी जो है चीनी को अपने अंदर घुलाए हुए है, तो पानी परिक्षेपण माध्यम है और चीनी परिक्षिप्त अवस्था है। तो इसी के बारे में परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर हमारा कोलाइडी विलयन बना होता है। कोलाइडी विलयनों के गुण में हम टिंडल प्रभाव के बारे में बात करने वाले कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। देखिए, कोलाइडी विलयनों से भरा हुआ जब एक पात्र लेते हैं और उसमें किसी बाहर से जब प्रकाश डालते हैं तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं, कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं वह चमकते हैं, मतलब चमकने लगते हैं, इसी को और टिंडल शंकु का निर्माण कर देते हैं। इसी को टिंडल प्रभाव कहा गया। देखिए एक बार फिर, टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में टार्च जलाकर या किसी भी प्रकाश के माध्यम से जब उसमें रोशनी दी गई तो कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं वह चमकने लगते हैं। या किस कारण होता है? या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो जब वह कोलाइडी कण चमकने लगे तो टिंडल शंकु का निर्माण किया, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब ब्राउनी गति के बारे में बात कर लेते हैं। सन 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने कहा कि जो किसी भी कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। मीन्स इस प्रकार कहीं, इस प्रकार वो इधर उधर ऐसे कहूँ गति करेंगे, इस प्रकार से गति करेंगे। तो इस प्रकार गति करने को उन्होंने ब्राउनी गति कहा। क्या कहा? ब्राउनी गति की संज्ञा दी। तो मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति से जिगजैग मोशन कहा जाता है। तो आप लोग टिंडल प्रभाव समझ गए, ब्राउनी गति समझ गए। ब्राउनी गति के बाद बात कर लेते हैं वैद्युत कण संचलन आखिर क्या होता है। देखिए, जितने भी कोलाइडी कण होते हैं उनमें या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या धनावेश या ऋणावेश होगा। तो यदि इसमें कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा वस्तु इसमें डाल दिया जाए जिसमें इसके विपरीत आवेश हो, जिसमें इसके विपरीत यानी कि जैसे कोई आवेशित क्षण इसमें लाई जाए तो क्या होगी कि समान प्रकार के आवेश उस आवेशित क्षण के एक ओर तथा विपरीत प्रकार के आवेश उस क्षण के दूसरी ओर इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब कोई ऐसा पदार्थ इसमें मिलाया जाए जिस पर एक प्रकार का आवेश इस पार तथा दूसरे प्रकार का आवेश इस पार हो, तो उसको अगर इसमें डाल दिया जाए तो समान प्रकार के आवेश, मतलब जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर चला जाएगा। मतलब जो इसमें कण होते हैं वो दोनों एक दो सतहों पर स्थित हो जाएंगे, जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसी को वैद्युत कण संचरण कहा गया। मतलब इन कोलाइडी कणों का आवेश की अपने से विपरीत आवेश की ओर खिंचाव जो होगा, चलना जो होगा, वही वैद्युत कण संचरण कहा जाएगा। तो इससे आगे की बात जितने भी, अब हम ये हमारा कोलाइडी जो है ये पूर्ण रूप से लगभग खत्म हुआ। अब हम आगे की जितनी भी बात करने वाले हैं वो आगे की बात करने वाले हैं डे 4 के वीडियो में। अब हम ये चूंकि हमारा जो ये सीरीज चल रही है ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें आगे की बात हम डे 4 में करने वाले हैं। तो तब तक अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ये सारी क्रियाएं आप लोग कर लीजिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी बने रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ। धन्यवाद।